प्रधानमंत्री के इस बेहद खास शो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर की नजरें टिकी हैं। ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद ही खास शो जिसका नाम है प्रधानमंत्री। इस बुलेटिन में हम आपको 4 तरह से खबरें दिखाएंगे। सियासत से जुड़ी उन खबरों को विस्तार से बताएंगे, वायरल तस्वीर दिखाने के साथ ही आपको बयान बवाली भी सुनाएंगे। लेकिन शुरुआत सबसे पहले बड़ी चुनावी खबर से करते हैं। – 2024 लोकसभा चुनाव से पहले क्रेडिट लेने की सियासत के बीच नीतीश कुमार अब स्पेशल स्टेटस वाली गेंद केंद्र के पाले में डाल दी है। पहली बार बिहार सरकार ने विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग केंद्र सरकार से की है, जिसे लेकर सियासत गर्म है। बिहार सरकार की ओर से पहली बार राज्य को विशेष दर्जे की मांग की गई है। मांग से जुड़े प्रस्ताव पर बुधवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में मुहर लगाई गई। बता दें, बिहार को विशेष राज्य की मांग पहली बार सरकार ने की। इसके पहले पार्टी की तरफ से मांग की जाती थी। सीएम नीतीश कुमार ने अपने सोशल साइट एक्स पर ट्वीट करते हुए विशेष दर्जे की मांग दोहराने की बातें लिखी। नीतीश ने लिखा, इसके लिए 24 नवंबर 2012 को पटना के गांधी मैदान में और 17 मार्च 2013 को दिल्ली के रामलीला मैदान में बिहार को विशेष राज्य के दर्जे के लिए अधिकार रैली भी की थी। हमारी मांग पर तत्कालीन केंद्र सरकार ने इसके लिए रघुराम राजन कमेटी भी बनाई थी, जिसकी रिपोर्ट सितंबर 2013 में प्रकाशित हुई थी। परंतु उस समय भी तत्कालीन केंद्र सरकार ने इसके बारे में कुछ नहीं किया। नीतीश कुमार का इशारा तत्कालीन कांग्रेस की सरकार पर था, जबकि सरकार का पक्ष रखते हुए जेडीयू की ओर से कहा गया है कि आने वाले वक्त में विशेष राज्य के दर्जे की पूरी रूपरेखा सामने आ जाएगी। इस संदर्भ में आपको विस्तार से लोग बताएंगे। थोड़ा धैर्य रखिए, क्या क्या होने वाला है, क्या क्या हुआ है, इस सारे विषयों पर पार्टी की तरफ से, सरकार के तरफ से अलग से आपको विस्तार से बताया जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा, पिछले 18 साल से नीतीश जी बिहार के सीएम हैं, वे बिहार को विकसित नहीं कर पाए। अब विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर जनता को गुमराह कर रहे हैं। जबकि कांग्रेस और आरजेडी की ओर से नीतीश कुमार के प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन किया गया है। 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, इसके लिए दोषी कौन है? बिहार की जनता ने तो इनको पूरा सम्मान दिया है ना, और भाजपा ने भी इनको 5 बार मुख्यमंत्री बनाया। अब कितना बार बनाएंगे ये बता देना, तब तो पता चले कि इनको क्या दर्जा चाहिए। तो मेरा मत साफ है कि विशेष राज्य के दर्जे की जो मांग फिर से दोहराई ही नहीं गई, कैबिनेट से पारित कर करके अनुरोध किया गया है केंद्र सरकार से, तो तत्काल देनी चाहिए। जी, बहुत ये स्वागत योग्य कदम है और इस पर केंद्र को सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिए, क्योंकि बिहार हर मामले में पिछड़ा हुआ है और नीति आयोग की रिपोर्ट भी है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इसे लेकर पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार के नाम खुला पत्र लिखा है। पहले कास्ट सर्वे की रिपोर्ट जारी की, फिर आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75% किए जाने और अब विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर चुनावी मौसम में नीतीश ने गेंद केंद्र सरकार के पाले में डाल दिया है, जिस पर आने वाले समय में सियासत गर्म होगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जितन राम मांझी ने सोशल मीडिया के जरिए नीतीश कुमार पर शराबबंदी के बीच हो रही मौत को लेकर सवाल उठाए हैं। जितन राम मांझी ने लिखा है कि दलितों को जहरीली शराब के नाम पर मौत बांटी जा रही है। ऐसे में शराबबंदी कानून का कोई मतलब नहीं रह गया है। जितन राम मांझी के सवाल उठाने के बाद अब सियासत काफी तेज हो गई है। बिहार में कथित तौर से हाल के दिनों में सीतामढ़ी और गोपालगंज जिले में शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई, जिस पर सियासत जारी है। बीजेपी इसे लेकर पहले ही नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखी है।
इस बीच बुधवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने सीएम नीतीश कुमार पर सवाल खड़े करते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, जहरीली शराब के नाम पर दलितों को थोड़ी थोड़ी मौत क्यों बांट रहे हैं नीतीश जी? एक ही बार जनरल डायर टाइप लाइन में खड़ा करके सबको गोली मार दीजिए, आपके नफरत का अंत हो जाएगा। जहरीली शराब से हो रही मौत को नहीं रोक सकते तो शराबबंदी कानून का क्या मतलब है? कम से कम गुजरात से तो सबक लीजिए। शराबबंदी वाले बिहार में जहरीली शराब के सेवन से मौत को लेकर मांझी पहले भी सवाल खड़े कर चुके हैं। एनडीए नेताओं के तेवर तल्ख हैं तो सत्ताधारी पार्टियों के नेता संभल कर बयान दे रहे हैं। नीतीश कुमार जहरीली शराब कहां से रोकेंगे भाई? हाँ, नीतीश कुमार तो खुद जहर हो गए, ऐसा जहर जो बिहार को धीरे धीरे मार रहा है। मांझी जी ने बिल्कुल ठीक बोला है, दुखद स्थिति है बिहार की। इस्तीफा दीजिए, तुरंत इस्तीफा दीजिए अगर बिहार का भला चाहते हैं तो। जाइए नालंदा में आराम कीजिए, राजगीर में आपके लिए कुटिया उटिया हम लोग बनवा देंगे। समान मौत को भी लोग जहरीली शराब से मौत करार दे देते हैं, बोलने लगते हैं। जब अधिकारियों ने पुष्टि ही नहीं की तो शराब से मौत का सवाल कहा? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी का बयान सुनने से तो ऐसा लगता है कि जैसे इनको मानसिक इलाज की जरूरत है। इनका बयान बेतुका है और भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर रची गई स्क्रिप्ट के आधार पर इनका बयान है। जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तुलना जनरल डायर से कर रहे हैं तो सत्ता पक्ष में बैठे लोग इसे बीजेपी की लिखी हुई स्क्रिप्ट बता रहे हैं। अब स्क्रिप्ट चाहे जिसने भी लिखी हो, सवाल ये जरूरी है कि शराबबंदी वाले प्रदेश में आखिर शराब के सेवन से मौत हो रही है तो क्यों कई बड़े शराब कांड के बावजूद शासन और प्रशासन सुधरने का नाम नहीं ले रहा? न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। चुनावी मौसम के बीच केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की कार्रवाई से कांग्रेस अलाकमान को बड़ा झटका लगा है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने अब तक की बड़ी कार्रवाई करते हुए कांग्रेस से जुड़ी कंपनियों AJL और यंग इंडिया के करीब 752 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के तहत की गई और इस कंपनी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की 76% हिस्सेदारी है। आखिर क्या है ये पूरा केस और केंद्रीय जांच एजेंसी की कार्रवाई को लेकर क्यों गर्म है सियासत? समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में यंग इंडिया की करीब 752 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच कर ली है। कांग्रेस से जुड़े यंग इंडिया के खिलाफ ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की गई है। इस कंपनी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की 76% हिस्सेदारी है। इसी केस में ईडी ने 3 अगस्त 2022 को दिल्ली की हेराल्ड बिल्डिंग में स्थित यंग इंडिया कंपनी का ऑफिस सील कर दिया था। पिछले साल 2 और 3 अगस्त को ईडी की टीम ने नेशनल हेराल्ड के दिल्ली, मुंबई और कोलकाता सहित 16 ठिकानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई सोनिया और राहुल से पूछताछ के बाद की गई थी। नेशनल हेराल्ड केस को सबसे पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में उठाया था। अगस्त 2014 में ईडी ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। इस केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी को मुख्य आरोपी बनाया गया, जबकि कांग्रेस के ही मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडीज और सैम पित्रोदा के साथ सुमन दुबे को भी आरोपी बनाया गया था। इस कंपनी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की 76% की हिस्सेदारी है। ईडी के एक्शन के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। सांसद रविशंकर प्रसाद कहते हैं कि महात्मा गांधी की पार्टी को कैसे एक परिवार ने न सिर्फ हथिया लिया बल्कि स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान की चल अचल संपत्तियों को भी एक फैमिली का बना लिया गया। ये जो पूरी कहानी है नेशनल हेराल्ड की, वो क्या कहती है कि ये फैमिली सिर्फ पार्टी की लिगेसी और फ्रीडम मूवमेंट की लिगेसी नहीं कंट्रोल करती है, जो उस फ्रीडम मूवमेंट की जो प्रॉपर्टी लिगेसी है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसको भी अपना पर्सनल प्रॉपर्टी बनाती है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के एक्शन पर सियासत बेहद तेज है। पूर्व कांग्रेस नेता और राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल कहते हैं कि शेयर होल्डर कंपनी का मालिक नहीं बन सकता, ये कानून भी कहता है। जबकि विपक्ष के दूसरे नेता ईडी की कार्रवाई को बदले की भावना से प्रेरित बता रहे हैं।
प्रॉपर्टीज कंपनी ओन करती है, शेयर होल्डर प्रॉपर्टी नहीं, शेयर होल्डर की संपत्ति नहीं होती। शेयर होल्डर तो अपने शेयर बेच सकता है। अब ये नेशनल हेराल्ड का जो मामला है ये राजनीतिक मामला है, पॉलिटिकल मामला है। आप हम सबको दबाना चाहते हो, हमारे आवाज दबाना चाहते हो, लेकिन इतना आसान नहीं है। चुनावी मौसम में देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी की इस बड़ी कार्रवाई पर सियासत गर्म है। लोकसभा चुनाव से पहले ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका तो केंद्र की सत्ता में बैठी बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों के लिए बड़ा मुद्दा मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब शो के इस सेगमेंट में देखते हैं बयान बवाली, नेताओं के वैसे बयान जिन पर मच गया है सियासी घमासान। पटना में जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के बयान पर जवाब देते हुए कहा कि लालू जी के बेटे उनकी बेटी पर अगर मैं बयान देने लग जाऊं तब तो हो गया। आज भी कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव की पहचान बस इतनी है कि वो लालू यादव के लड़के हैं। मैंने कहा कि वो 9वीं फेल है, अगर वो नहीं है तो कैमरे के सामने आकर बोल दें कि पीएचडी किए हुए हैं। हमने ये नहीं कहा है कि तेजस्वी यादव अच्छे हैं, खराब हैं, ज्ञानी हैं, मूर्ख हैं। हमने ये कहा कि उनकी पहचान बस इतनी है कि वो लालू यादव के लड़के हैं, क्योंकि उन्होंने 9वीं फेल है। अगर नहीं है तो बता दें कैमरे पर कि नहीं है भाई, हम पीएचडी किए हुए हैं। मैंने क्रिकेट की बात कही थी, पत्रकारों ने कहा कि उनकी जब बात की तो मैंने कहा भाई उनकी पहचान क्या है? उनकी पहचान तो बस इतनी ही है कि भाई वो लालू यादव के लड़के हैं। इसके अलावा पढ़ाई के क्षेत्र में, खेलकूद के क्षेत्र में, सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में अगर उन्होंने कोई पराक्रम किया है तो वो बता दें, हम लोग भी उसको सीख लेंगे, उसको नोट कर लेंगे। राजस्थान के चुनावी रण को संबोधित करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीजेपी पर जोरदार वार किया है। प्रियंका ने कहा कि मोदी जी अगर फकीर हैं तो इनके कार्यकाल में बीजेपी सबसे अमीर पार्टी कैसे बनी? मोदी जी तो कहते हैं वो फकीर है ना? तो अगर वो फकीर हैं तो इनके कार्यकाल में भाजपा सबसे अमीर पार्टी कैसे बनी? और बहनों और भाइयों, देश में नहीं, दुनिया की सबसे अमीर पार्टी है। भाजपा के ऑफिस देखे आपने? आपके जिले में ऑफिस होगा? हाँ, अरे मैंने बहुत प्रयास किया यूपी में कांग्रेस के ऑफिस खुलवाने के लिए। जहां कमरा मिल जाता था किराए पे, उस पे हम बोर्ड लगा के कांग्रेस का ऑफिस खुलवा लेते थे। इन लोगों की बड़ी बड़ी इमारतें बनी हैं, किसने दिए उसके पैसे? और प्रधानमंत्री के इस सेगमेंट में देखते हैं ऐसी तस्वीरें जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। भागलपुर के जेडीयू सांसद अजय मंडल का एक वीडियो तेजी से वायरल है। वीडियो में देखा जा सकता है कि वो डांसर को अपने गोद में बिठा लेते हैं और फिर उसके साथ वो स्टेज पर ठुमके लगाते हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें देखिए जेडीयू सांसद की अश्लील तस्वीर, जहां जनप्रतिनिधि की ऐसी अश्लील तस्वीर वायरल होने के बाद से चारों तरफ इसकी चर्चा हो रही है। वैसे न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। चुनावी वायरल में अगली तस्वीर एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी की। अकबरुद्दीन ने जनसभा को संबोधित करते समय ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस निरीक्षक को धमकी दी और उसे मौके से चले जाने के लिए कहा। पुलिस इंस्पेक्टर ने उनसे आदर्श आचार संहिता के तहत समय पर बैठक समाप्त करने के लिए कहा था, जिस पर वो भड़क गए और पुलिसकर्मी को धमकाने लगे। इसके बाद हैदराबाद पुलिस ने अकबरुद्दीन के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। बड़े आके ठहरे, 5 मिनट अभी बोलूंगा। और प्रधानमंत्री के शो के आखिर में देख लेते हैं फटाफट अंदाज में चुनाव से जुड़ी 24 खबरें, चुनावी 24।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी की कंपनी नेशनल हेराल्ड पर ईडी की बड़ी कार्रवाई, 751 करोड़ और 90 लाख की संपत्ति की गई जब्त। सीएम नीतीश कुमार ने केंद्र से बिहार को विशेष दर्जा देने की मांग को लेकर फिर से दोहराया। सोशल मीडिया पर लिखा, अपने लक्ष्य पूरा करने के लिए बिहार को 2.5 लाख करोड़ रुपए की जरूरत। जीतन राम मांझी ने सीएम नीतीश कुमार पर दलितों को मौत बांटने का लगाया आरोप। सोशल मीडिया के जरिए तंज कसते हुए कहा, जनरल डायर की तरह सबको गोली मार दीजिए। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने लखीसराय की घटना को लेकर राज्य सरकार पर साधा निशाना, कहा बिहार सरकार को जनता से कोई मतलब नहीं। गोपालगंज में 5 लोगों की संदिग्ध मौत पर गरमाई सियासत। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने प्रशासन पर शराब माफियाओं से मिलीभगत का आरोप लगाया। गोपालगंज में संदिग्ध हालात में हुई 5 लोगों की मौत के बाद बहरामपुर गांव पहुंचे बीजेपी नेता मिथिलेश तिवारी, जहरीली शराब पीने से मौत होने का लगाया आरोप। गोपालगंज के बहरामपुर गांव गए नेता प्रतिपक्ष हरि सहनी का लोगों ने किया घेराव। 5 लोगों की संदिग्ध मौत पर जायजा लेने गए थे बीजेपी नेता। नेता प्रतिपक्ष के बयान पर जेडीयू ने किया पलटवार। हत्याकांड के आरोपी उमेश साव और आशीष चौधरी को बताया बीजेपी का सक्रिय कार्यकर्ता। बेगूसराय में जल संसाधन मंत्री संजय झा पहुंचे सिमरिया धाम। सिमरिया धाम में हो रहे सीढ़ी निर्माण, धर्मशाला सहित विभिन्न विकास कार्यों का लिया जायजा। जेडीयू की बैठक में एक बार फिर से नीतीश कुमार को पीएम बनाने की उठी मांग। सांसद आलोक सुमन ने कहा, प्रधानमंत्री के रूप में नीतीश कुमार को देखना चाहती है जनता। बुनकरों और तांती समाज के वोट को साधने के लिए 25 नवंबर को बीजेपी का पटना के बापू सभागार में सम्मेलन। बीजेपी के तमाम बड़े नेता रहेंगे मौजूद। एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बाढ़ में रामविलास पासवान की प्रतिमा का किया उद्घाटन। जनसभा के दौरान महागठबंधन पर जमकर बोला हमला। आरएलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने एक बार फिर हाजीपुर से चुनाव लड़ने का किया दावा। कहा, चिराग पासवान को जमुई से ही लड़ना होगा चुनाव। झारखंड विधानसभा की स्थापना के 23 साल पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम। राज्यपाल ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन। स्पीकर ने झारखंड को बताया विकसित झारखंड। झारखंड में हावी अफसरशाही पर भड़के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी। 2024 में गोड्डा से लोकसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान। राजस्थान के रण में पीएम मोदी का दमखम। बीजेपी की जीत के लिए धुआंधार चुनाव प्रचार जारी। डूंगरपुर और भीलवाड़ा में जनसभा। विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम अशोक गहलोत का तूफानी चुनाव प्रचार। कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील। राजस्थान के चुनावी मैदान में कांग्रेस ने झोंकी पूरी ताकत। धौलतपुर और भरतपुर में राहुल गांधी की हुंकार, तो चूरू में प्रियंका गांधी वाड्रा की जनसभा। राजस्थान के रण में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का चुनाव प्रचार लगातार जारी। बुधवार को बीकानेर, जोधपुर, अलवर, नागौर और चूरू में जनसभा। राजस्थान चुनाव के महासंग्राम में बीजेपी की तरफ से मैदान में उतरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। दौसा, सीकर में पार्टी के लिए जुटाया जनसमर्थन। मध्य प्रदेश में चुनाव की समाप्ति के बाद सीएम शिवराज सिंह ने राजस्थान का संभाला मोर्चा। बीजेपी के लिए तूफानी प्रचार और रोड शो जारी। राजस्थान में होम वोटिंग का दूसरा चरण भी समाप्त। 99% मतदाताओं ने की होम वोटिंग। बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए शुरू की गई थी सुविधा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कांग्रेस सचिव के खिलाफ ब्लॉक अध्यक्षों ने खोला मोर्चा। वोटिंग के दिन बीजेपी के पक्ष में वोट डलवाने का लगाया आरोप। भोपाल में भीतरघातियों पर कांग्रेस का एक्शन शुरू। पार्टी के खिलाफ काम करने वाले को कांग्रेस दिखाएगी बाहर का रास्ता। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।